by using the Gauss law, derive an expression for the electric field intensity due to an infinitely long straight wire having linear charge density lambda. लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और यूज क्या कर रहे हैं गॉस लॉ. ठीक है. यूजिंग गॉस लॉ दिखाई दे रहा है. सर नो. यस सर. तो यूजिंग गॉस लॉ हमें क्या करना है. एक इनफाइनाइटली वायर है हमारे पास. ठीक है. इसका लाइन चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लैम्डा. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी. इसको हमने E1 माना है. इसका जो सरफेस एरिया होगा DS1 वो ऊपर की तरफ होगा. सिमिलरली यहाँ पर जो स्मॉल सरफेस एरिया DS2 इस तरफ होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या होगी इसी डायरेक्शन में होगी. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E3 और यहाँ का सरफेस DS3. तो हम तीन सरफेस लेकर चल रहे हैं. एक वायर का ऊपर वाला, एक कर्व और एक नीचे वाला. ठीक है. तीनों की हेल्प से हमें क्या निकालना है फ्लक्स निकालना है इस पे. तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम का यूज करेंगे और गॉस थ्योरम का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिस पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसकी है लैम्डा. ठीक है. तो हम यहाँ पर हम करेंगे कि जो E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड और DS1 है वो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है. तो E1 इज परपेंडिकुलर टू DS2. एक मिनट में कर लेते हैं इसको. तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों पैरेलल है. तो E2 पैरेलल टू DS2, E3 is also perpendicular to DS3. ठीक है. ये म्यूट कर लो भाई. ठीक है. तो हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे E डॉट dx. तो फ्लक्स निकालेंगे फर्स्ट सरफेस का S1 E1 DS1 cos परपेंडिकुलर है cos 90 प्लस DS2 DS2. तो यह देगा E2 DS2 cos 0. cos 0 क्यों लेंगे इधर ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0. और तीसरे वाला मैं लिखूंगा प्लस DS3 E3 DS3 cos 90. तो देखो cos 90 और cos 90 ये दोनों परपेंडिकुलर ये तो हो जाएंगे 0
और बचेगा क्या, E2 ds2 cos 0, ठीक है, ये आ जाएगा 1। तो आएगा E2 ds2 फ्लक्स ओवर S3। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, और ds2 की जगह आप जो इसका सरफेस एरिया है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे 2πrl। तो E ये एज इट इज रहेगा, E मल्टीप्लाई बाय 2πrl, ये आ जाएगा हमारे पास फ्लक्स। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो E मल्टीप्लाई बाय 2πrl अपॉन E की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे यहाँ से, Q 2πrl एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है। फिर हम Q को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इन 12। ब्लैक बोर्ड इतना छोटा है, Q को लिख सकते हैं हम लैम्डा इन 12। तो यहाँ पे Q की वैल्यू डाल दीजिए, E इज इक्वल्स टू लैम्डा बचेगा 2πr एप्सिलॉन, L से L कैंसिल हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल आउटसाइड। तो पहला यही है, आउटसाइड है। ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस है आपके पास r, एक P पॉइंट है, इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे आउटसाइड द शेल, जो r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। तो ये हो जाएगा, जो चार्ज होगा हमारा सिग्मा dq/ds q 4πr², ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा 4πr² इक्वल्स टू q। ये हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा जो इस पूरे स्फेरिकल शेल पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम फ्लक्स निकालेंगे इसका। फ्लक्स क्या होगा इसका, E डॉट ds, ds मतलब सरफेस एरिया 4πr², ठीक है। तो 4πr², इसका जो सरफेस एरिया है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फाइंड आउट कर लिया सरफेस एरिया, मतलब कहाँ कहाँ फ्लक्स होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पर कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा, E 4πr², दैट इज द फ्लक्स जो यहाँ पर है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, और गॉस थ्योरम का यूज करने के बाद हम इसकी फ्लक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, फ्लक्स इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पुट करिए, यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, E क्रॉस 4πr², Q अपॉन एप्सिलॉन। E की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1/4π एप्सिलॉन r², और ऊपर आ जाएगा Q। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ पर है, शेल पर। क्लियर है, दिख रहा है आपको।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी। फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई r² नीचे चला जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे आउटसाइड द शेल। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पी पॉइंट इज लाई ऑन द स्फेरिकल शेल, अगर पी पॉइंट कहाँ पर लाई कर जाए, स्फेरिकल शेल पर लाई कर जाए, तो यहाँ पर क्या होगा? तो डायग्राम कैसा बनेगा? ये जो पी पॉइंट है स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ऊपर का दिखता है, नीचे का नहीं दिखता, नीचे का दिखता है, ऊपर का नहीं दिखता, पता नहीं क्या है। स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। इट मीन्स दैट ये जो पी पॉइंट था, ये जो सरफेस के बाहर था, अब ये कहाँ चला गया? सरफेस पे चला गया। सरफेस पे चला गया, तो वहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। सरफेस पर कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, मैं इसको लेकर चलूंगा, फ्लक्स ई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r², गॉस थ्योरम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पुट करिए, ई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r², क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पर जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज, वो कितना होगा हमारे पास? ये हमारा टोटल चार्ज होगा, तो ई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r², टोटल चार्ज की वैल्यू पुट करिए 4 पाई r² इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई r² से कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल रिंग। इस स्फेरिकल शेल का जो सरफेस है, वहां पर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इनसाइड। ठीक है, इनसाइड हम चलेंगे, इनसाइड द शेल, स्फेरिकल शेल है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इनसाइड हम करेंगे, शेल पर कितना था रेडियस? r, और ये पॉइंट हम अंदर लेकर जा रहे हैं p, ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल चार्ज भी हमें पता था, फ्लक्स हम क्या निकाल रहे थे, ई डी एस, दैट इज 4 पाई r², ये हमारे पास फ्लक्स था। गॉस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे थे, ये फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करने के बाद क्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन, बट क्यू इज इक्वल टू 0 क्योंकि मैंने आपको बताया था जो गॉस थ्योरम है वो कहाँ पर अप्लाई होती है? क्लोज सरफेस हो, और चार्ज हमेशा गॉस क्लोज सरफेस पर, वो कहाँ पर होता है? सरफेस पे होता है, तो सरफेस के बाहर नहीं होता, ना ही अंदर होता है, तो क्यू इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि चार्ज जो है वो शेल के अंदर थोड़ी ना है, वो शेल के कहाँ है? सरफेस एरिया पर है। और जब शेल के सरफेस एरिया पे है, तो चार्ज इनसाइड नहीं होगा। अब इसका एक ग्राफ भी है, वो भी करना है आपको, स्फेरिकल शेल का, कि एक शेल है जिसकी रेडियस है r, और
इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इनसाइड। कैसे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम, और यहाँ से यहाँ क्या होगी? 0। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, सरफेस पे मैक्सिमम होगी, और सरफेस से जितना हम आगे की तरफ जाएंगे, जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, दैट इज आर एंड दैट इज ई। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका डिस्टेंस है। तो जितना डिस्टेंस हम बढ़ाते चले जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो दैट इज नोन एज द ग्राफ ऑफ spherical shell to represent the electric field directly proportional to 1 upon r square.